दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती है, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। जी दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की भारतीय हवाई हमले के बाद पाकिस्तानी वायुसेना कर रही है युद्धाभ्यास। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर पर भारत की ओर से किए गए हवाई हमले के बाद से पाकिस्तानी वायुसेना हाई अलर्ट पर है और लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने सोमवार को हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने हाईवे के अलावा अन्य सड़कों और जगहों का भी इस्तेमाल किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह अभ्यास पाकिस्तानी वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। जानकारी के मुताबिक सड़कों पर उतरने के बाद लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा गया और उन्हें पुनः हथियारों से लैस किया गया। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने एक अज्ञात स्थान पर जेट के लैंडिंग का वीडियो क्लिप भी जारी किया है। अभियान से दौरान पाकिस्तान के संचार मंत्री मुराद सईद के साथ वरिष्ठ सिविल और सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि आईएसआई ने रची थी पुलवामा हमले की साजिश। यह सर्वविदित है कि भारत में आतंक फैलाने के लिए आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण मिल रहा है। पिछले महीने पुलवामा में हुए हमले के पीछे भी इसी खुफिया एजेंसी का ही एक हाथ बताया जाता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा हमले की साजिश काफी पहले रची गई थी। कहा जा रहा था कि एसआई ने जैश ए मोहम्मद हक्कानी नेटवर्क की संयुक्त बैठक करवाई थी, जिसमें पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पुलवामा हमले में से एक महीने पहले मसूद अजहर ने तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क के आकाओं के साथ बैठक की थी। इसी बैठक में तय हुआ था कि भारत में एक आत्मघाती हमला किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक बहालपुर में हुई थी, जहां जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का अड्डा है और वह वहीं से अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है। जैसे अगली बड़ी खबर की भारत के दबाव में बदला चीन का रुख, मुंबई अटैक को बताया सबसे कुख्यात आतंकी हमला। जैसे चीन ने एक दुर्लभ स्वीकृति में 2008 में लश्कर तैयबा द्वारा किए गए मुंबई आतंकवादी हमले को अति कुख्यात हमले में से एक करार दिया है। अपने अशांत शियानजियांग प्रांत में उग्रवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में निकाले श्वेत पत्र में चीन ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों पहले वैश्विक स्तर पर आतंकवाद एवं उग्रवाद के फैलाव से मानवता को पीड़ा पहुंची है। इस श्वेत पत्र में मुंबई के आतंकवादी हमले को अति कुख्यात आतंकी हमलों में से एक बताया गया है। आतंकवाद के एक उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई तथा शियनजियांग में मानवाधिकारों का संरक्षण शीर्षक यह पत्र ऐसे समय में निकाला गया जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन की यात्रा पर आए हुए थे। जी दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि यूपी में बढ़ी भाजपा अध्यक्ष की मुश्किलें, बहू थामने जा रही इस पार्टी का दामन। ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यानी यूपी में जिस सियासी पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, देश का अगला प्रधानमंत्री भी उसी दल का होगा। हालांकि यह कार्य आसान नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सहित अन्य पार्टियां अपने विरोधी दल को कमजोर करने और उसके घर में सेंध लगाने में जुटी हुई हैं। बीजेपी जहां देश के कई राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने साथ लाने में कामयाब हो रही है, वहीं इस बार कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पार्टी ने सूबे में अपने प्रतिद्वंदी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की बहू अमृता पांडे को कांग्रेस में लाने की सफल योजना बना ली है। मिली जानकारी के मुताबिक अमृता पांडे कांग्रेस के महासचिव और पश्चिमी यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बुधवार को कांग्रेस का दामन थामेंगी। जी दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि अखिलेश ने मोदी पर कसा तंज, कहा चाय वाले से शुरू हुआ चौकीदार। लोकसभा चुनाव प्रचार की पूरी बहस चौकीदार शब्द पर आ टिकी है। जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 500 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए में मैं भी चौकीदार कैंपेन करने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। मायावती ने इस कैंपेन पर हमला करते बोला है कि ट्वीट करके बोला है कि सादा जीवन उच्च विचार के विपरीत
शाही अंदाज में जीने वाले जिस व्यक्ति ने पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त वोट की खातिर अपने आप को चाय वाला प्रचारित किया था, वही अब इस चुनाव में वोट के लिए ही बड़े तामझाम और शान के साथ अपने आप को चौकीदार घोषित कर रहे हैं। जहां देश वाकई बदल रहा है। और यही नहीं, एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि विकास पूछ रहा है कि खाद की बोरी से चोरी रोकने के लिए भी कोई चौकीदार है क्या। देखा जाए तो इसके बाद एक और ट्वीट में अखिलेश ने कहा है कि विकास पूछ रहा है कि जनता के बैंक खाते से चोरी छिपे जो पैसे काटे जा रहे हैं उससे बचाने के लिए कोई चौकीदार है क्या। तीसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, विकास पूछ रहा है कि मंत्रालय से जहाज की फाइल चोरी होने के लिए जिम्मेदार लापरवाह चौकीदार को सजा मिली क्या। इस बीच बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन को चुनावी थीम बनाने का फैसला ले लिया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के 500 लोकेशंस पर 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं भी चौकीदार आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों के साथ चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भाजपा के खिलाफ खालिस्तानी आतंकियों के जरिए साजिश रच रहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकवाद का नकाब बदलते हुए पाकिस्तान ने अब खालिस्तानी आतंकियों के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसको लेकर खुफिया एजेंसियों ने देश में अलर्ट जारी किया है। इन आतंकियों के निशाने पर सेना और पुलिस बल के अफसर हैं। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा लोग इन आतंकियों के निशाने पर हैं। इसको देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने एक लिस्ट भी जारी की है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकियों से पाकिस्तान के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान कई सालों से खालिस्तान समर्थकों को भारत में आतंक फैलाने के लिए प्रेरित करता रहा है। पिछले साल अप्रैल में खबर आई थी कि पाकिस्तान से संचालित जैश ए मोहम्मद और जमात उद दावा जैसे आतंकी संगठन खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को फिर से परेशान कर रही है। भारत ने मार्च के महीने के उत्पीड़न के उदाहरणों को सूचीबद्ध किया है और पाकिस्तान से इस मामले की जांच करने को भी कहा है। पिछले महीने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने एक राजनयिक नोट में उत्पीड़न का वर्णन किया और 13 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को सौंपा। इस नोट में भारत के उप उच्चायुक्त, नौसेना सलाहकार और कई अफसरों पर प्रथम सचिव का पीछा करने का उल्लेख है। दस्तावेज में कहा गया है कि उप उच्चायुक्त का आक्रामक पीछा पाकिस्तानी के सुरक्षा कर्मियों ने 9 मार्च और 10 मार्च को किया, जबकि इसी तरह की परेशानी का सामना प्रथम सचिव को भी 8 मार्च को करना पड़ा था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जनरल आरक्षण लागू करने पर भी नहीं मिल रही सरकारी नौकरी। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण की पूरी तरह से लागू न होने को लेकर कई प्रतियोगी छात्र दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, जहां उनका कहना है कि स्वर्ण आरक्षण अधूरा है और वो इसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। अनशन पर बैठे छात्र सभी सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वो नोटा को वोट देंगे। बता दें कि छात्रों का कहना है कि इस वजह से वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं कि करीब 30 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। छात्र सभी नौकरियों में ओबीसी की तरह अपर एज लिमिट छूट की मांग कर रहे हैं। ये मांग पूरी होने के बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अपर एज लिमिटेड में 3 साल तक का इजाफा हो सकता है। दरअसल सर्विस सिलेक्शन कमीशन एसएससी में जनरल कैंडिडेट की उम्र 27 साल है, जिसे करीब 30 साल करने की मांग की जा रही है। जहां छात्रों का कहना है कि कट ऑफ में छूट नहीं मिलने से इस तरह के रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। त्रिनेत्र सिंह राणा आयोजक एवं छात्र का कहना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं सवर्णों की नाराजगी थी, लिहाजा उन्होंने नोटा दबाया। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो न केवल हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे रहेंगे बल्कि एक बार फिर लौटा दब आएंगे। वहीं करीब 5 सालों से सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले योगेंद्र सोलंकी ने कहा, उम्र में छूट मिलने से गरीब स्वर्ण ट्यूशन और खेती करते हुए भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ
सकता है। छात्रों ने कहा कि आयु में छूट का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कभी 5 तो कभी 8 साल तक के बाद निकलती है। ऐसे में ज्यादातर अभ्यर्थी फॉर्म भरने के वक्त या तो अंडर एज होते हैं या फिर ओवर एज। आयु छूट मिलते ही ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन कर पाएंगे और कोटे का पूरी तरह से लाभ उन सभी को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि यूएई के राजदूत ने कहा भारत पाकिस्तान तनाव कम करने में उनके देश का महत्वपूर्ण योगदान। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहमद अलबना ने सोमवार को यहां कहा कि हाल ही में पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव को कम करने में उनके देश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दिल्ली के IIT में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अहमद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में उनके देश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस दिन तनाव सबसे ज्यादा बढ़ गया था, यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत की थी। हमारी भूमिका दोनों देशों के बीच मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए थी। राजदूत ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों तरफ को अपनी ओर से तनाव कम करने और मुद्दों को बातचीत से सुलझाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि किसी विशेष व्यक्ति या देश का नाम लिए बिना यूएई हमेशा से आतंकवादियों, जिहादियों और उनसे जुड़े संगठनों को बढ़ने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो दोस्तों, हम इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए कमेंट करके जरूर बताएं और आप किस राज्य और किस शहर से उसे भी कमेंट में जरूर लिखें और आप अपनी प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।